नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं। बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर में फाउंडेशन कोर्स चल रहा था, जिसमें हिंदी हम इंग्लिश कंप्लीट कर चुके थे। हिंदी वाला सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें लेक्चर नंबर 3 पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है वो होगा शिकागो व्याख्यान। ठीक है ना। तो स्वामी विवेकानंद और स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय, संक्षेप में जीवन परिचय को समझेंगे और उसके बाद में शिकागो व्याख्यान का सारांश देखेंगे। और लास्ट में जो है हम परीक्षा उपयोगी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, जो कि आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ना। और इस सब के अलावा कुछ यूनिवर्सिटियों में चेंजेस हुआ है, तो उसको नजर में रखते हुए मैं कुछ लघुत्तरी और दीर्घ प्रकृति के प्रश्न भी इसी सेशन में लेकर के आया हूँ। तो कंटिन्यू रहिएगा, लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा। सारे सेशन हम वन बाय वन करके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा व्याख्यान बहुत आसान से आसान भाषा में समझेंगे, एकदम व्यवहारिक रूप से। चलिए आगे बढ़े उससे पहले एक बार ये देख लीजिएगा, आपके अन्य जो सब्जेक्ट हैं वो भी इसी चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और इसके अलावा प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी, जहां मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी तो करवा ही रहा हूँ, लेकिन अभी अभी एक नया सेशन स्टार्ट हुआ है वहां पर न्यूज का। ठीक है, डेली ब्रेकिंग न्यूज वहां पर मैंने स्टार्ट की है। रोज की, जैसे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर के लिए आपको पेपर पढ़ना होता है। और अब पेपर के जो पहले जो ट्रेंड था, अब वो लगभग समाप्त हो चुका है ना। तो ट्रेंड के साथ में आपकी आदतें भी चली गई है। और अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, सुबह 6 बजे मिलता है आप लोगों को। दिन में कभी भी देख सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल रहता है, प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी चैनल पर ही। उसमें 30 जो मोस्ट इंपोर्टेंट खबरें होती है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ठीक है ना, जो आम लोगों के लिए भी जरूरी है, साथ ही साथ में आप लोगों के मतलब कि करंट अफेयर तैयार करने के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो 10-12 मिनट का लेक्चर होता है, वीडियो होता है दरअसल वो न्यूज का। उसको अगर आपने देख लिया तो करंट अफेयर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके अलग से जो है आपको पेपर वगैरह अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए, तो एक बार इस चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा, प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। इस सब के अलावा फाउंडेशन की नोट्स अवेलेबल है चारों सब्जेक्ट की। लेक्चर के एंड में फिलहाल मैं बताऊंगा आप लोगों को चारों नोट्स के बारे में। फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट सेशन आज का। अ, ये सिलेबस है आपका, जैसा कि मैं आपको प्रारंभ से ही बताते आया हूँ, है ना। तो फर्स्ट टॉपिक, इसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। उषा प्रिय बंदा वाली वापसी कहानी भी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट में तीसरे टॉपिक की, स्वयं विवेकानंद, और इनका पार्ट है शिकागो व्याख्यान। क्लियर है। तो कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि आज के सेशन के साथ आपकी ये पहली जो यूनिट थी, इकाई थी, ये पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। कल के सेशन से आपकी यूनिट सेकंड, है ना, कंटिन्यू हम करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं पार्ट नंबर 3 या यूनिट का चैप्टर नंबर 3। ठीक है। चलिए, तो ये टेबल ऑफ कंटेंट है। ये आपको बताता है कि इस पूरे लेक्चर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं, शिकागो व्याख्यान आपका मेन टॉपिक का नाम है, स्वामी विवेकानंद। इसमें 4 कॉन्सेप्ट को फॉलो करके इस टॉपिक को हम आज के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय, एकदम संक्षेप में समझने वाले, संक्षेप में, है ना। बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम फाउंडेशन में हिंदी पढ़ रहे हैं, जनरल हिंदी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर संक्षेप में हम परिचय देखेंगे, उसी प्रकार से संक्षेप में ही शिकागो व्याख्यान का सारांश समझेंगे। अब ये सारांश और जीवन परिचय हम अलग से क्यों लेकर के आ रहे हैं, क्यों जरूरत है पढ़ने की। डायरेक्ट हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसरों पर क्यों मूव नहीं करते। एग्जाम में तो यही पूछे जाते हैं, आप लोग अंदर सवाल चल भी रहा होगा, क्योंकि आप बीए वाले स्टूडेंट हैं, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर समझने हो तो उसके लिए पहले जरूरी है कि आप उसकी डिटेल को अच्छे से समझ लीजिए, तो आप क्वेश्चन रटना नहीं पड़ेगा। और एक आपके दिमाग में जो धूल जमी हुई है ना, जो आप कहते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन इजी होते हैं सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चनों से, लिखने वाले क्वेश्चनों से, तो सबसे बड़ी गलती वही करते हो आप लोग। टफ एमसीक्यू होते हैं, क्योंकि एमसीक्यू में आपको 4 ऑप्शन मात्र मिलते हैं, और थोड़ी सी चूक में आपका आंसर गलत हो जाता है, नंबर पूरी तरह कट जाता है। लेकिन जो लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें आपको एक चांस मिलता है कि आपको इसके अलावा कोई और जानकारी हो तो वो भी लिख दीजिए, तो पूरे नहीं तो आधे नंबर तो मिल ही जाते हैं, है ना। याद रखिएगा, इसलिए डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पर फैक्चुअल होता है, ये एमसीक्यू में फैक्ट मेन पार्ट, मतलब मेन पार्ट जो है इसका पूछा जाता है। तो जो मेन रोल होता है ना, वो यहाँ पर फैक्ट का होता है एमसीक्यू क्वेश्चनों में। और फैक्ट कहां से मिलेंगे आपको, जब आपको उसकी स्टोरी कंप्लीट याद होगी। इसलिए लेक्चर के एंड तक पूरे बने रहिए सीरियसली, और पूरा सीरियल वाइज हम यहाँ पर पूरे सबको कवर करने वाले। तो आइए लेते हैं पॉइंट नंबर 1 से लेते हैं, शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले स्वामी जी का जीवन परिचय। ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया, एकदम संक्षेप में लूंगा, बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, मुश्किल से आधे घंटे के अंदर अंदर क्लास को खत्म कर दूंगा। ठीक है, मुश्किल से 20 से 25 मिनट की क्लास जाएगी, बस इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, चारों पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, प्रारंभिक जीव, अब इस एमसीक्यू टाइप के जब क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं तो आपको पढ़ना क्या होता है भाई, फैक्ट मेन रोल पे करते हैं ना।
तो मेन रोल किसका, फैक्ट का होता है। तो फैक्ट पर आप ज्यादा फोकस करेंगे यहाँ पर भी। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रारंभिक जीवन की। तो ये तो आपका मेन कॉन्सेप्ट हो गया। प्रारंभिक जीवन में आपसे क्वेश्चनों में क्या क्या पूछा जा सकता है। स्वामी जी का जन्म पूछा जा सकता है, जो कि 1863 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, एक फैक्ट तो आपके पास ये मिल गया। आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन से क्लास नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, इसको संभाल के रख लेना, ठीक है ना। इसके अलावा इनका स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम, बचपन से इनका नाम स्वामी विवेकानंद नहीं है, बल्कि बाद में पड़ा था। कब पड़ा था मैं इसी क्लास में बताने वाला हूं। फिलहाल तो आप ये जान लीजिए, इनका जो नाम था, ओरिजिनल जो नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त। इनके पिताजी उस समय के काफी प्रसिद्ध वकील हुआ करते थे, उनका नाम था विश्वनाथ दत्त। ठीक है, वकील हुआ करते थे, पेशे से वकील थे। विश्वनाथ दत्त उनके पिता का नाम था। ये मेन फैक्ट है, इनको आप लोग या तो नोट डाउन, जैसा है ना अभी में जो आपको मैंने बताया आपका। माता जी जो है इनका नाम था भुवनेश्वरी देवी, भुवनेश्वरी देवी। ये दरअसल धार्मिक और सांस्कृतिक प्रवृत्ति की महिला हुआ करती थी। इनके प्रारंभिक जीवन से इतने फैक्ट, मतलब ये 4 फैक्ट पर्याप्त थे, इससे आगे नहीं जाना है। अगर इससे आगे जाना है तो फिर हम साहित्य की ओर है ना मूव कर जाएंगे। तो साहित्य चूंकि हमको अभी यहाँ पर पढ़ नहीं रहे। इसके अलावा बात करते हैं इनकी शिक्षा की। तो दोस्तों जब शिक्षा की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले बात उठता है, सवाल उठता है इनके स्वभाव पर। चाहे हम किसी की भी शिक्षा की बात करें, सबसे जैसा व्यक्ति जो जिस स्वभाव से जैसा होगा, है ना, अगर स्वभाव से कोई व्यक्ति का चंचल होगा तो शिक्षा की ओर उसका बहुत ही प्रवृत्ति, मतलब काफी प्रवृत्ति उसकी रही होगी। तो नरेंद्र नाथ दत्त जो थे ये बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली हुआ करते थे। इनकी शिक्षा की अगर बात करें तो स्कॉटिश चर्च कॉलेज में और कोलकाता में इनकी शिक्षाएं पूरी हुई। लेकिन इन सब के अलावा इनकी रुचि किस में थी, वो ज्यादा मायने रखती है। तो वैसे सामान्य रूप से कहें तो दर्शन में, इतिहास, साहित्य, धर्म, विज्ञान, इन सब में रुचि थी। लेकिन विशेष जो रुचि थी इनकी वो थी धर्म और विज्ञान में। वो धर्म और विज्ञान को इन्होंने रुचि के साथ पढ़ने के बाद ही इनके अंदर एक प्रबल इच्छा जागृत हुई, एक जिसे हम जिज्ञासा कह सकते हैं, जिज्ञासा जागृत हुई। और जिज्ञासा कौन सी, ईश्वर को जानने की। ये इनके पास एक सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, और सवाल सिंपल सा, साधारण सा सवाल था कि क्या ईश्वर है। इसका जवाब स्वामी जी को चाहिए था, नरेंद्र नाथ दत्त को चाहिए था। और इसी सवाल के उत्तर की खोज में ये पहुंच गए रामकृष्ण परमहंस के पास में। और इनका सबसे पहले एक ही सवाल हुआ करता था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। दैट्स ऑल। तो इससे रामकृष्ण परमहंस से पहले भी ये कई महान विभूतियों से मिले, लेकिन किसी के से आंसरों से, किसी के उत्तर से स्वामी जी संतुष्ट नहीं हुए। तो अंतिम रूप से ये पहुंचे रामकृष्ण परमहंस के पास में, और इनके उत्तरों से ये पूरी तरह संतुष्ट हुए और आखिरकार इन्होंने अपना गुरु स्वीकार कर लिया। तो इनकी आध्यात्मिक जिज्ञासा ही कहे तो रामकृष्ण परमहंस के पास लेकर के आई थी, और रामकृष्ण परमहंस को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार कर लिया। जब अपने गुरु का निधन हो गया तो उसके बाद में नरेंद्र नाथ दत्त ने संन्यास ग्रहण कर लिया। याद रखिएगा, कब, गुरु का देहांत होने के बाद में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया, और संन्यास ग्रहण के बाद ही इन्हें नया नाम मिला स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा, संन्यास ग्रहण करने के बाद में स्वामी विवेकानंद। ये फैक्ट मेन याद रखिएगा, एग्जाम में यहीं से घुमा फिरा कर आप लोगों को कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है। क्लियर है। चलिए, इसके बाद में इनके प्रमुख कार्य क्या थे। तो ऐसे कार्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख कार्य हैं, एक तो कार्य ये कि पूरे भारत का इन्होंने भ्रमण किया। पूरे भारत का भ्रमण करके पूरे भारत की सामाजिक व्यवस्था क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, सांस्कृतिक स्थिति क्या है, धार्मिक स्थिति क्या है, अलग अलग दृष्टिकोणों से पूरे भारत की स्थिति को इन्होंने समझा, पूरे भारत का भ्रमण करके। और उसके बाद में इन्होंने समाज सेवा के लिए, शिक्षा के लिए, मानव कल्याण के लिए रामकृष्ण परमहंस की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जी हाँ, रामकृष्ण मिशन की, जिसे आप 8th क्लास से हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, 1897 में। ये फैक्ट है, मेन फैक्ट है ना, याद रखिएगा। तो रामकृष्ण परमहंस की स्थापना स्वामी जी ने 1897 में की। किस लिए की थी, सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए, शिक्षा के लिए, या मानव कल्याण के लिए। इसके बाद में अंतिम रूप से बात करें निधन की, इनके स्वर्गवास की। तो स्वामी जी का स्वर्गवास बहुत ही अल्पायु में, दैट मींस की लगभग 39 वर्ष की उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया था। 4 जुलाई 1902 को इनका निधन हो गया। अल्पायु में ही उन्होंने विश्व को भारतीय संस्कृति का गौरव दिखा दिया था, जो हम पूरी उम्र जी कर नहीं कर पाते। इन्होंने 39 वर्ष की उम्र में वो काम कर दिया था, पूरी दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति को उजागर कर दिया था, पूरी दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति को रख दिया था। कैसे रखा था, किस मंच से रखा था, उसी मंच की हम आगे चर्चा करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों इनके जीवन में एक बड़ी घटना घटी, घटना कहें या इनका प्रयास कहें, बड़े बड़े कार्य करने की इनकी आदत सी हो गई थी। तो
अंतिम रूप से इनके भ्रमण के दौरान ही कहें या इनकी यात्रा के दौरान इन्होंने अमेरिका की यात्रा की। दरअसल भारत में रहते हुए ही इनके पास में खबर आ चुकी थी कि अमेरिका के शिकागो शहर में एक धर्म महासभा होने वाली, धर्म महासभा। इसका मतलब क्या कि उस महासभा में क्या होगा कि अलग अलग देशों के धर्मों के प्रतिनिधि आएंगे और वो अपने अपने धर्मों का बखान करेंगे, अपने अपने धर्मों से लोगों को परिचित करवाएंगे। तो इसी में स्वामी जी ने सोचा कि भारत की ओर से कौन जा रहा है, तो इसके लिए भारत की ओर से स्वामी जी भारत का प्रतिनिधित्व रखने के लिए इस बखान में, व्याख्यान में पहुंचे थे 1893 में। कब हुआ था शिकागो व्याख्यान? मेन फैक्ट है 1893 में, याद रखिएगा इसको। अच्छा, इसकी पृष्ठभूमि पहले समझ ले, फिर इसके सारांश की ओर बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए, वर्ष 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा का आयोजन हुआ था और इसमें अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और भारत की ओर से स्वामी जी पहुंच गए थे। ये मेन फैक्ट थे। इसके बाद में ऐतिहासिक संबोधन क्या हुआ भाई, इसमें स्वामी जी को इतनी प्रसिद्धि क्यों मिली? एक बड़ा सवाल हो सकता है, वहां तो कई हजारों की संख्या में धर्म सभा में, है ना, अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि पहुंचे थे, तो स्वामी जी को ही इतनी प्रसिद्धि क्यों प्राप्त हुई थी वहां पर? वो उसके पीछे रीजन ये था दोस्तों, रीजन एक ही था, भारत की संस्कृति। जी हाँ, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति ही ये वो बड़ा मुद्दा थी कि स्वामी जी वहां पर पहली लाइन, पहले शब्द बोलने में ही, पहले 2-3 शब्द बोलने में ही प्रसिद्ध हो गए थे। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत, सबसे मेन था इनके व्याख्यान का, भाषण की शुरुआत की थी भाइयों और बहनों से। और ऐसे शब्द पश्चिमी संस्कृति में तो कहां ही सुनने को मिलते हैं, आप भी अच्छे समझते हैं ना। तो इन शब्दों ने वहां उपस्थित सभी श्रोताओं का हृदय जीत लिया और पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा था पहली ही लाइन बोलने पर ही। उसके बाद उन्होंने अपने धर्म की, दैट मींस की भारत के सभी धर्मों के जो है पक्ष में उन्होंने बात की। और क्या बात की थी, अब ये हम समझेंगे शिकागो व्याख्यान के सारांश में। जो पूरा शिकागो व्याख्यान हुआ, आप चाहें तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पूरा व्याख्यान लेकर नहीं आया हूँ, पूरा लेक्चर लेकर नहीं आया हूँ उनका, सिर्फ उनके द्वारा दिए गए लेक्चर का एक छोटा सा स्क्रिप्ट लेकर के आया हूं, सारांश लेकर के आया हूं, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट हम उनके अर्थ को समझते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहले इनके पूरे लेक्चर में एक पॉइंट था धर्म, धर्म से संबंधित, कि दुनिया में अलग अलग धर्म है, तो कौन सा धर्म छोटा, कौन सा धर्म बड़ा। इस पर स्वामी जी ने क्या कहा, तो सुनिए। विवेकानंद जी ने कहा कि सभी धर्म सत्य तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग होते हैं। ध्यान सुनिएगा, सभी धर्म सत्य तक पहुंचने, सत्य मतलब कि यहाँ पर ईश्वर को जोड़ लीजिएगा ना, ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग होते हैं। कोई भी धर्म ना छोटा होता है और ना ही कोई धर्म बड़ा होता है। ये इनके व्याख्यान का मतलब, व्याख्यान है ना, थोड़ा सा शुद्ध हिंदी ना तो बोलने में थोड़ा सा लेक्चर हम बोल सकते हैं इसको, स्पीच हम बोल सकते हैं। तो उनकी स्पीच का ये एक पहला पार्ट था। उसके बाद में भारतीय संस्कृति की महानता को उन्होंने किस प्रकार से गौरवान्वित किया यहाँ पर, तो भारत सहिष्णुता, आध्यात्मिकता और मानवता का देश है। भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दिखाया है। दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना ना, ये तो शुरू से रही है भारत में, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की इस भावना, ये भावना जो है ना, भारत की सीमा तक ही सिमटी हुई थी। ये उजागर नहीं हो पा रही थी कि हम किस प्रकार का संभाव रखते हैं, किस प्रकार की भावना रखते हैं। इस बात का उजागर, मतलब इतने बड़े महामंत्र का उजागर स्वामी जी ने ही पूरी दुनिया के सामने किया था। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर हम चलते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं था, और ये सबको पता किसने चलाया? स्वामी जी ने चलाया, महासभा के माध्यम से, शिकागो महासभा के माध्यम से। इसके अलावा धार्मिक सहिष्णुता की बात करें तो स्वामी जी का धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने इस व्याख्यान में भी काफी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये जो संकीर्णता है, जो कट्टरता है, ये मानवता के पतन का एकमात्र कारण है। मानव का अगर पतन होगा तो इस धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता के कारण ही होगा। मानव सेवा को ही इन्होंने ईश्वर की सेवा के समान बताया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मानवता की सेवा को ईश्वर की सच्ची पूजा कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अंतिम रूप से बात करें, विश्व बंधुत्व का संदेश की बात करें, तो शिकागो व्याख्यान का मूल संदेश क्या था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। क्या था? विश्व शांति और भाईचारा। तो शिकागो व्याख्यान, जो शिकागो सम्मेलन में स्वामी जी ने व्याख्यान दिया, स्पीच दी, उसका मेन जो संदेश था, मूल जो पार्ट था, वो था विश्व शांति और भाईचारा। सभी धर्म मिलकर के विश्व में शांति बना करके रखे और एक दूसरे के साथ भाईचारे जैसा बर्ताव करे। क्लियर है? तो ये था छोटा सा शिकागो व्याख्यान का सारांश। उम्मीद करता हूं आप लोग बोर नहीं हुए होंगे और आपको काफी जो है स्पष्टता भी नजर आई होगी इसमें। अब आपके फैक्ट कंप्लीट हो चुके हैं।
इस स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूं जिन दोस्तों की यूनिवर्सिटी में बदलाव आया है ना, उन जो एमसीक्यू, कुछ यूनिवर्सिटी ने एमसीक्यू हटा करके अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया है। तो ये रहे आपके मोस्ट कैटेगरी वाले क्वेश्चन, ठीक है। लघु प्रकृति के 3 क्वेश्चन, दीर्घ प्रकृति के 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित। तो इनके उत्तर आप पढ़ लीजिएगा अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने बदलाव किया है तो, ठीक है ना। और नहीं किया है तो बिल्कुल आइए मेरे साथ यात्रा कीजिए आगे की। और अब लेते हैं 10 टॉप कैटेगरी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है यहाँ, स्वामी जी का जन्म कब हुआ, है ना। बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, आप लोगों को याद होना चाहिए कब हुआ था, 1863 में। ऑप्शन सी या सही हो जाएगा। बहुत बेसिक से क्वेश्चन लगेंगे अब आप लोगों को, अगर आप लेक्चर शुरू से देख रहे हैं ना तो 7-10 क्वेश्चन बताऊं दूंगा और 10 क्वेश्चन बहुत बेसिक से है। और आप लोगों से मैं ये उम्मीद भी करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर जल्दी से देते चले, ठीक है। और सब जब जैसे लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप ऑल ओवर पूरी ईमानदारी के साथ में ये भी बताओगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए। सिर्फ आपको संख्या लिखना है कि 2, 4, 6, 8, 10, है ना। 12, 15 मत कर दीजिएगा क्योंकि 10 क्वेश्चन तो टोटल दे देने वाला हूं यहाँ पर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1863 में स्वामी जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, इनके बचपन का नाम क्या था। स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था। बचपन मतलब कि पूरी जवानी तक का नाम, जब उन्होंने संन्यास लिया उसके बाद स्वामी विवेकानंद नाम पड़ा था इनका। तो बचपन का नाम क्या था इनका, क्या नाम। ऑप्शन ए नरेश दत्त, सही है ना। अच्छा, ऑप्शन सी होना चाहिए रविंद्रनाथ, नहीं है, क्या है, नरेंद्रनाथ दत्त था। मतलब ऑप्शन बी सही होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और शिकागो व्याख्यान किस वर्ष दिया गया था। तो जो अमेरिका के शहर शिकागो में जो व्याख्यान हुआ था, स्वामी जी पहुंचे थे अपनी स्पीच देने के लिए। ये घटना मतलब ये सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, 1890 में। मैंने आपको डेट भी बताई है। अब प्रश्न में आपके सामने चले जा चुका है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, 1890, 1891, 1892, 1893। कब दिया था दोस्तों, 1893 में दिया था, है ना। चलिए 1893 में। अब यहां से याद रखिएगा 1902 में नहीं, आगे क्वेश्चन बनेगा तो वहां पर आप लगा पाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका आंसर नहीं बताऊंगा। चलिए 1893 में जो है ये स्पीच दी गई थी, मतलब कि शिकागो महासम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व धर्म महासभा कहाँ पर आयोजित हुई थी। तो ये तो बार बार रिपीट कर चुका हूं मैं, शिकागो शहर में हुई थी, है ना। ऑप्शन यहाँ पर भी सी का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद ने भाषण की शुरुआत किन शब्दों से की थी। किन शब्दों से की थी, पूरी दुनिया जानती है उन शब्दों को, है ना, आप भी जानते हैं अब तो बहनों और भाइयों, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद के गुरु कौन थे। तो गुरु को भी आप अच्छे से समझ चुके हैं अब तो स्टोरी में। बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन लग रहे होंगे आप लोगों को ना, लेकिन यही बच्चे वाले क्वेश्चन ना जब एग्जाम में आते हैं ना तो पहाड़ जैसे लगते हैं। जी हाँ, इतना बच्चों वाले मत समझिए इनको। अभी आप पाठ को पढ़ के आए हैं इसलिए आपको ये बच्चों वाले क्वेश्चन लग रहे हैं, कि जैसे एग्जाम सेंटर में जाओगे एग्जाम देने के लिए यही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और ऐसा लगेगा हिमालय पर्वत आपके सर पे रख दिया हो किसी ने, है ना। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। कंफ्यूजन, 2-3 डेट एक साथ मिक्स हो गई ना, या ना कंफ्यूज नहीं हो तो फिर आंसर दो फटाफट, दीजिए कमेंट सेक्शन में आंसर क्या होगा इसका। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, किस वर्ष हुई थी, 1897, है ना, 1897 में। ये 3-4 डेट इसे मिली है, स्वामी जी का जन्म, स्वामी जी की, है ना, स्वर्गवास, उसके बाद में जो है शिकागो व्याख्यान धर्म सभा, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। ये 4-5 डेट तो है, आजाद वो ज्यादा कहाँ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शिकागो व्याख्यान का मुख्य संदेश क्या था। मुख्य संदेश तो राष्ट्रवाद तो था नहीं, भौतिकवाद भी नहीं था, उपनिवेशवाद भी नहीं था, तो क्या था, सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलना, सभी धर्मों के लिए एक जैसा स्वभाव रखना, एक जैसा मान रखना, ठीक है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट स्लाइड है आपके लेक्चर की, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है। टोटल 10 प्रश्न हम डिस्कस करने वाले थे। स्वामी विवेकानंद का निधन कब हुआ था, कब हुआ था, यही तो बीच में बताने वाला था मैं आपको, और देखो क्वेश्चन भी यहाँ से आ गया, है ना। तो कब हुआ था दोस्तों, आपको याद होना चाहिए 1902 में, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला और आखिरी प्रश्न है, विवेकानंद के अनुसार ईश्वर की सच्ची पूजा क्या है, क्या थी, मानव सेवा, है ना। मानव सेवा पर उन्होंने सर्वाधिक जोर दिया था, तो मानव सेवा को ही उन्होंने ईश्वर की सच्ची पूजा बताया था। क्लियर, ऑप्शन डी इज योर आंसर। चलिए इसी के साथ में आपका आज का सेशन कंप्लीट होता है।
कल का सेशन बिल्कुल अभी कुछ दिनों से थोड़ा गैप चल रहा था, क्योंकि मैंने जैसा भी आपको बताया ना, प्रज्ञान पर जो है न्यूज वाला सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा था उधर, लेकिन अब सेशन यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएंगे। फिलहाल तो अभी जब तक कोई नया फंडा नहीं आ जाता तब तक आपके थर्ड ईयर का फाउंडेशन ही चलेगा। जल्दी से इसको कंप्लीट करने के बाद में फिर देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट हम लेकर के आते हैं। हाँ, एक लेक्चर पर डे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा इस चैनल पर। अब है ना, अभी कुछ दिनों से डिस्टर्ब था, मैं टाइम बहुत कम था, समय नहीं बच पा रहा था, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था चैनल पर। लेकिन अब डेली आपके साथ साथ में रहूंगा, इवनिंग में सेम टाइम पर रहूंगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जल्दी समथिंग 8 बजे के आसपास में क्लास दे दूंगा, थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, बट मिल जाएगी क्लास जल्दी, ठीक है ना। कल सेशन में हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, विद्यानिवास मिश्र और आंगन के पंछी जो इनका पार्ट है, इस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे बिल्कुल आज के फॉर्मेट के साथ। जैसे हमने आज क्लास में फॉर्मेट लिया ना, पहले विद्यानिवास मिश्र जी का जीवन परिचय देखेंगे, फिर आंगन के पंछी को सारांश समझेंगे, और फिर बाद में वही क्वेश्चन आंसर का गेम चलता रहेगा अपने साथ में, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ में चलते हैं। और हाँ, एक बात और, जब लेक्चर शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि मैं नोट्स के बारे में आपको लोगों को बताने वाला हूँ। जो पुराने स्टूडेंट है, जो डेली क्लास अटेंड करते हैं, उनको तो पता है अच्छे से, लेकिन जो नए स्टूडेंट है उनको लिए बताना भी जरूरी है। दोस्तों, जो फाउंडेशन कोर्स आप अभी पढ़ रहे हैं, इसमें देखिए इंग्लिश को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, हिंदी भी कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। लोग मुश्किल से एक हफ्ता अगर हमने कंटिन्यू क्लासेस कर दी तो एक हफ्ते में कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद व्यक्तित्व विकास और डिजिटल जागरूकता ये बचेगी, लेक्चर जल्दी इनके भी मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल इनके चारों की नोट्स अवेलेबल है, जिसमें आईएमपी क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। आईएमपी क्वेश्चन आंसर, लेकिन ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। पहले व्यवस्थित रूप से पाठ मिलेगा सारांश के रूप में, एकदम आसान भाषा में, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद उस पाठ के जस्ट नीचे एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर रहेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, कि आपने पाठ में कितना समझा, कितना पढ़ा। तो लगभग 20 30 50 समथिंग ऐसे क्वेश्चन आंसर रहेंगे, उस क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, फिर अगले पार्ट की ओर मूव करेंगे। इस तरह से पूरे सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर कंटेंट दिया गया है, आसान भाषा में है और महत्वपूर्ण कंटेंट है। अब चाहे तो चारों ही नोट्स का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं, 149 रुपए के छोटे से अमाउंट पर चारों ही नोट्स के सब्सक्रिप्शन आपको प्राप्त हो जाएगा। कैसे मिलेगा, तो उसके लिए इस पेज का, अभी जो पढ़ा रहा हूं इसी पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकर के जो ये नंबर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, है ना। बाकी सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ओके, इन सब के अलावा सेशन अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लग रहा है और ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा, सीखने को अच्छा मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, तो बिल्कुल इस चैनल को सबसे पहले प्राथमिकता तो आप इस सेशन को लाइक कर दें। उसके बाद में अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो दोस्त भी देख सकें, है ना। ताकि सभी का, क्योंकि बीए वाले कंटेंट जो है ना यूट्यूब पर ना के बराबर अवेलेबल है, और वो भी सिस्टमेटिक तरीके से। तो मैं चाहता हूं कि जो भी आपके मित्र गण हैं वो सब जो है इसका लाभ ले। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखें अपना, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहें, और अपने और अपनों का सबका ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय